विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे खतरे, जोखिम और आपदा की अवधारणा। इस अध्ययन का उद्देश्य है खतरे और जोखिम की अवधारणा को पढ़ना और आपदा की परिभाषा, मुद्दे और चुनौती को समझना। पहले हम पढ़ेंगे आपदा की अवधारणा। आपदा एक ऐसी घटना है जो लोगों, इमारतों, अर्थव्यवस्थाओं या पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाती है और इस समुदाय को प्रभावित इंसान अकेले इसे संभाल नहीं सकता। आपदा एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक समुदाय खतरे में आता है और इस जोखिम से जूझने के लिए उसे किसी और की सहायता की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके पास जो कुछ होता है वो उस आपदा और उस जोखिम में स्वाह हो चुका होता है। उसे कोई और मदद करेगा तो वो वापस अपनी ज़िंदगी शुरू कर पाएगा। आपदा की संयुक्त राष्ट्र परिभाषा। संयुक्त राष्ट्र आपदा को किसी समुदाय या समाज के कार्य में किसी भी बड़े पैमाने पर गंभीर के रूप में परिभाषित किया गया है। कुछ मानवीय असफलताएं जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में पाई जाती हैं, इसके प्रति संवेदनशील रचनाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र इसको परिभाषित करता है कि किसी भी समुदाय को अगर अत्यधिक नुकसान होता है जो किसी यातना या खतरे के कारण उनको भुगतना पड़ता है, वो या तो युद्ध हो सकता है या वो कुछ गंभीर फ्लड या अर्थक्वेक, कोई भी ऐसी विपदा जो इंसान को फंक्शन करने में विपदा पहुंचाती है, उसमें उसके लिए सहायता की ज़रूरत होती है। आपदा मानव समाज की क्षति है। आपदा एक ऐसी स्थिति या घटना है जो स्थानीय क्षमता को प्रभावित करती है, जिसके लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी सहायता के अनुरोध की आवश्यकता होती है। यह एक अप्रत्याशित और अक्सर अचानक होने वाली घटना है जो बड़ी क्षति, विनाश और मानवीय पीड़ा का कारण बनती है। तो विद्यार्थियों, आपको ये समझने आ गया होगा कि आपदा से मानव समाज बहुत विचलित एवं दुखी होता है। उसकी सारी विकास, उसका सारा काम, सब कुछ स्वाह हो जाता है और वो अकेले इस आपदा से लड़ने में सक्षम नहीं होता है। उसे देश और बड़े लेवल पे इंटरनेशनल समाज की मदद की ज़रूरत होती है और इस काम के लिए काफ़ी हद तक संयुक्त राष्ट्र संघ और सरकारों ने काफ़ी कदम उठाए हैं जिससे इन इंसानों को सुरक्षा दी जा सके और इनकी सहायता की जा सके ताकि हम इंसानियत को बचा सकें। अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदाएं घटित होने के कारण हैं पानी की बाढ़, भूकंप या जंगल में आग। प्राकृतिक भूकंप जो आता है वो आपके वश में नहीं होता है। कुछ चीज़ें धरती, पानी और आसमान से आपके ऊपर जोखिम करती हैं जिससे आप लोग दुखी होते हैं। पानी अगर ज़्यादा बारिश पड़ जाए तो बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है या किसी जंगल में आग लग जाती है। इंसान के घर, धरती एवं दुकान सब जलकर स्वाह हो जाते हैं। इंसान का काम सब कुछ ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक कि हमारा खाना पीना, पानी, सारी चीज़ों की तकलीफ़ हो जाती है। इसमें कोई दूसरा शहर जो उस विपदा से विचलित नहीं हुआ है, वो अगर हमें मदद करता है तो ही हम इस विपदा से बाहर निकल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जटिल आपदाएं। जटिल आपदाएं जहाँ कोई एक मूल कारण नहीं होता, विकासशील देशों में अधिक आम है। एक विशिष्ट खतरा एक द्वितीयक आपदा भी उत्पन्न कर सकता है जिससे प्रभाव बढ़ जाता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण भूकंप है जो सुनामी का कारण बनता है। इसके परिणाम स्वरूप तटीय बाढ़ आती है जिससे तट पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है। कई बार आपदा एक चेन रिएक्शन बनाती है। एक आपदा आती है, वो दूसरे चीज़ का खतरा बढ़ा देती है। अगर भूकंप आ गया है तो सुनामी आएगी, सुनामी आ गई तो आपके जितनी भी मशीनें
या उस पे न्यूक्लियर एनर्जी के पावर प्लांट्स हैं वो भी खतरे में आ जाएंगे। तो जो खतरा है वो काफ़ी गुना बढ़ जाता है। आपदा कभी अकेले नहीं आती है। जनरली इसमें हम लोगों का जो नुकसान होता है वो चारों तरफ से होता है, और इस विपदा से लड़ने के लिए इंसान को बहुत हिम्मत, शक्ति एवं साहस चाहिए है। इंसान जो पूरी मूल तरह से अपना कार्य कर रहा है वो मिलकर कर रहा है, वो एक समाज में रहकर कर रहा है, जहाँ न सिर्फ सरकारें जुड़ती हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समाज भी एक दूसरे को साथ लेकर चलता है। हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके इसीलिए ही चलते हैं कि हमें कभी भी ये मालूम नहीं है कि कब कौन किस खतरे में फंस जाए। मानव निर्मित आपदाएं। मानव निर्मित आपदाएं जैसे तेल रिसाव, आतंकी हमले, युद्ध, बिजली कटौती, ये काफ़ी हद तक इंसान को परेशान करती हैं। इंसान ने जितनी तेज़ी से विकास किया है उतनी तेज़ी से उसने अपने मूल्यों को भी गिराया है। खुद के विकास के लिए उसने काफ़ी हद तक दूसरे इंसानों को मारा है। उसने ऐसी ऐसी मशीनें यूज़ करी हैं जिनके एक्सीडेंट से कुछ रिसाव या कुछ पोल्यूशन हमारी ज़िंदगी को परेशान करते हैं। आतंकी हमले न सिर्फ इंसानों को परेशान करते बल्कि हमारे हवा, वायु एवं पानी सबको दूषित करते हैं। हमारा पोल्यूशन लेवल बढ़ता है, इंसान की तकलीफ़ बढ़ती है। बिजली कटौती या दूसरी चीज़ों की शॉर्टेज या इवन खाने पीने की कटौती इंसान के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। इन आपदाओं से लड़ने के लिए हमें सोचना होगा, हमें सक्षम होना पड़ेगा और हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण। आपदा जोखिम न्यूनीकरण का उद्देश्य समुदायों को आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत और बेहतर तैयार करना है। ये प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के बजाय आपदा घटित होने से पहले जोखिम को कम करने के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। आपदा के बारे में पढ़ना, रिसर्च करना या इनोवेशन करना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी हो गया है। मानव समाज को समझना पड़ेगा कि आपदा बहुत जटिल है, इससे लड़ना बहुत मुश्किल है। इससे बेहतर है हम इससे बचने के उपाय ढूंढें। हम इंसान को अवगत कराएं कि ऐसा करने से क्या घटित हो सकता है जो उसकी ज़िंदगी दुखी बना सकती है। तो हमें आपदा से लड़ने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। हमें ऐसे कार्यों से दूर रहना पड़ेगा जो हमारे वायु को प्रदूषित करें, या हम हमारे पानी को छेड़ें, या हम हमारे जानवरों को छेड़ें। हम अपनी हदों में रहें और धरती माता की इज़्ज़त करें, क्योंकि हम अगर ज़्यादा सब चीज़ का सेवन करेंगे तो वो चीज़ें कम होंगी। हम उन साइकिल्स और उस बैलेंस को बिगाड़ेंगे जो जोखिम का कारण बन सकती हैं। आपदा प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं। आपदा प्रतिक्रिया में जैसे कार्य शामिल हैं: लोगों को चेतावनी देना और बाहर निकालना, खतरे में पड़े लोगों को बचाना, शीघ्रता से भेजना, आश्रय चिकित्सा द्वारा उनकी देखभाल करना, ये शामिल है। आपदा प्रतिक्रिया मतलब अगर आपदा आती है तो आपको क्या करना है। आपदा आने से पहले हमारे जो लोग हैं उनको हम लोगों को चेतावनी देनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी आपदाएं कुछ कहकर, सुनाकर और कुछ संकेत देकर आती हैं। काफ़ी हद तक हमारे जो साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस है उसमें हमें बहुत चीज़ें समझ आती हैं, और कई बार जानवर भी हमें संकेत देते हैं कि क्या गलत घटित होने वाला है। अगर कुछ गलत होने की संभावना है तो आप अपने आप को कैसे बचाएं, इस बात की चेतावनी देना सरकार की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदार इंसान जिसको ये बातें समझ आती हैं, जो पढ़ा लिखा है, वो दूसरों को बचाने की जिम्मेदारी ले। तो इंसानों को बचाना, शीघ्र से चेतावनी देना, शीघ्र से व्यवस्था को व्यवस्थित करना,
शीघ्रता से संदेश देना और सारी व्यवस्थाओं को एक जगह इकट्ठा करना एक बड़ा कार्य है। इस चीज़ के लिए सामाजिक तत्व एवं जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन सबको इकट्ठा करके संवेदनशील होकर हमें इस चीज़ से लड़ना पड़ेगा। आपदा प्रतिक्रिया में चेतावनी। आपदा प्रतिक्रिया में चेतावनी और निकासी, खोज और बचाव शामिल हैं। इसमें तत्काल सहायता प्रदान करना, क्षति का आकलन करना, निरंतर सहायता देना, तत्काल बहाली करना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शामिल है। अब अगर आपदा आई गई है तो इंसान इस चीज़ से कैसे लड़े? सबसे पहले जो इंसान इससे प्रभावित है उसे चेतावनी दें, उसे समझाएं वो कैसे लड़ सकता है, वापस अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू की जा सकती है, उसे क्या तकलीफ़ है, उसके लिए जो भी चिकित्सा की ज़रूरी सहायता है वो मुहैया करी जाए। अगर उस क्षेत्र में हॉस्पिटल है तो वहाँ ले जाया जाए, नहीं तो डॉक्टर दूसरे क्षेत्रों से बुलाए जाएं। एम्बुलेंस आती हैं और टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनते हैं जहाँ इंसानों के दुखों को देखा जाता है। क्षति कितनी हुई है इसका आकलन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक क्षति का आकलन नहीं होगा उसके लिए उतने पैसे का इकट्ठा करना मुश्किल होगा। क्षति का आकलन होते ही पैसों को इकट्ठा किया जाए, चाहे बैंकें दें, चाहे सरकार दे, चाहे डोनेशन मांगी जाए, जो भी है एक बार पैसा आ जाएगा तो क्षति का नुकसान पूरा करना आसान हो जाएगा। निरंतर सहायता यानी 1-2 घंटे सहायता देकर उसको छोड़ देने से समस्या बढ़ सकती है। हमें निरंतर सहायता करना पड़ेगा, जिसमें साल 2 साल उस एरिया को देखना पड़ेगा और उन इंसानों को वापस सक्षम करना पड़ेगा ताकि वो वापस अपनी प्रगति सही तरीके से कर सकें। तत्काल बहाली के लिए हमें उन्हें खाना, पीना, कपड़ा, इस सब चीज़ों की सहायता देनी पड़ेगी। बुनियादी ढांचे को ठीक करने के लिए जो भी रिपेयर वर्क है उससे रिलेटेड इंजीनियर और उससे रिलेटेड सहायता प्रदान की जाएगी। आपदा के प्रति आपातकालीन प्रतिक्रिया का उद्देश्य। आपातकालीन प्रतिक्रिया का उद्देश्य लोगों को जीवित रखने, उनके स्वास्थ्य में सुधार और उनके मनोबल का समर्थन करने के लिए तत्काल सहायता प्रदान करना है। आपदा एक बहुत बड़ी विपत्ति इंसानी जहन को प्रभावित करती है। तत्कालीन सहायता बहुत ज़रूरी है। इसमें ये देखना ज़रूरी है कि इंसान का स्वास्थ्य सही रहे, क्योंकि अगर इंसान का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वो काफ़ी बीमारियों को फैलाने में एक कॉज बनेगा। जैसे अगर डेंगू फैल गया तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, या कोई फ्लू फैल गया तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे हम पहले ही इंसानों के स्वास्थ्य को देख लें, उनको नेसेसरी मेडिसिन्स दें। इन दवाइयों से अगर इन्फेक्शन रुक जाता है 10, 20, 50 लोगों पे तो वो पूरे समाज में नहीं फैलेगा। हमें बीमारी को और स्वास्थ्य को देखना पहला हमारा कर्तव्य होगा कि इंसान बच जाए। मूलभूत ढांचा एवं सुविधाएं बाद में दी जा सकती हैं। सबसे पहले हमें इंसान का खाने और इंसान की दवाई का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि जितना भी नुकसान हुआ है उससे कहीं दूसरा जोखिम ना उभर जाए या दूसरी बीमारियां ना फैल जाएं। इसके समर्थन में जो भी समाज का गुट है उसे जोड़ना होगा, जो सक्षम है उससे सहायता लेनी पड़ेगी और हमें इमीडिएट तौर पे एक बनाना पड़ेगा समुदाय जो इस चीज़ की सेवा करने में समर्थ हो। प्रतिक्रिया और कार्रवाई। शरणार्थियों को परिवहन, अस्थायी आश्रय और भोजन की मदद के लिए प्रतिक्रिया सीमित सहायता हो सकती है। इसमें शिविरों और अन्य स्थानों पर अस्थायी बस्तियां स्थापित करना शामिल हो सकता है। इसमें बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की शुरुआती मरम्मत करना या उसे दूसरी जगह ले जाना भी शामिल हो सकता है। जब हम प्रतिक्रिया और कार्रवाई की बात करते हैं तो कई बार नुकसान इतना बड़ा होता है कि हमें शरणार्थियों को दूसरी जगह देनी पड़ती है, क्योंकि वो जगह रहने लायक ही नहीं रहती है। अगर बाढ़ आ जाए तो हमें लोगों को पानी से निकालना पड़ता है, अगर भूकंप आ जाए तो हमें लोगों को मलबे से निकालना पड़ता है,
उनको दूसरी जगह टेंट देना, उनको खाना देना, उनको दवाइयाँ देना और उनको पानी देना हमारा धर्म हो जाता है। इंसानी समाज को दूसरे समाज की दुख को समझने और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यही इंसानियत का नियम है और यही जीने का तरीका है। अब हम पढ़ते हैं जोखिम। जोखिम किसी परिणाम के लोगों, प्रणालियों या परिसंपत्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। जोखिम को आम तौर पर खतरों के संयुक्त प्रभावों, खतरों के संपर्क में आने वाली संपत्तियों या लोगों या उन उपचार तत्वों की भेद्यता के एक कार्य के रूप में दर्शाया जाता है। अभी तक तो हमने आपदा की बात पढ़ी, अब हम देखते हैं जोखिम क्या है। जोखिम किसी परिणाम को भुगतने की जो संभावना है, उस घटक को हम जोखिम कहते हैं। जोखिम कई बार बहुत भारी हो सकता है, कई बार जोखिम कभी हल्का भी हो सकता है, लेकिन जोखिम से लड़ने की क्षमता इंसान को पैदा करनी पड़ती है। जब भी कोई बच्चा भी होता है तो हम जनरली उसको इस तरीके से बड़ा करते हैं कि उसका शरीर और उसकी आत्मा हर तरीके के खतरे को समझे। अब हम पढ़ेंगे आपदा जोखिम। आपदा जोखिम किसी खतरे और उन विशेषताओं के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है जो लोगों और स्थानों को असुरक्षित और उजागर बनाती है। आपदा जोखिम हमें उन स्थानों के बारे में बताती है जहाँ पे ज़्यादा खतरे हो सकते हैं। ये खतरे पहले से ही हमें समझ आते हैं, जैसे जो शहर पानी के काफ़ी नज़दीक हैं या जो शहर ऐसी धरती पर है जहाँ भूकंप आता है। इन जगहों के खतरे अगर हमें समझ आते हैं तो उसे निपटने के लिए हमें उसे सक्षम होना पड़ेगा। जैसे जापान में अगर भूकंप आता है तो वहाँ पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं ताकि अगर मलबा गिरे तो लोगों को चोट नहीं लगे। इन जोखिमों को समझना और इनसे लड़ने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे आपदा जोखिम और क्षति। आपदा जोखिम के रूप में व्यक्त किया जाता है जनमाल की हानि की संभावना, चोट या विनाश किसी निश्चित समयावधि में किसी आपदा से होने वाली क्षति है। आपदा, विपदा और जोखिम जो क्षति करते हैं यानी जो नुकसान करते हैं, वो इंसानी समाज को पीछे ले जाती है। हम उस क्षति को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? वो नुकसान है जो हमारे मानसिक, हमारे इकोनॉमिक और हमारी जो किसी समय में हमारे को जो चोट पहुंचाता है, उस पूरे समय का जो हमारा दुख है उसको व्यक्त करता है। अब हम पढ़ते हैं भेद्यता की अवधारणा। संवेदनशीलता आपदा जोखिम के परिभाषित घटकों में से एक है। संवेदनशीलता आपदाओं का मानवीय आयाम है और यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्थानगत, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की श्रेणी का परिणाम है जो लोगों के जीवन और जिस वातावरण में वे रहते हैं उसे आकार देते हैं। तो जो भी क्षति हमें पहुंचती है जिस भी आपदा के कारण, उससे इंसान को नुकसान एक तरफ से नहीं होता है। उसका आर्थिक नुकसान तो है ही, उसका सामाजिक नुकसान, उसका सांस्कृतिक, उसका राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक है। आर्थिक से हम समझते हैं कि हमारे पैसे, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। सामाजिक जिसमें हमारे संगठन, संस्थाएं और इंसानी रिश्तों पे प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक हमारी पूरी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे किले, हमारी समाज की धरोहर सब कुछ जलकर सुहा हो जाती है। हमारा राजनीतिक नुकसान, जो लोग राजनीति में अच्छा काम कर रहे हैं या जिस तरीके की समस्या या चुनौतियों से लड़ रहे हैं, उनका विनाश होता है और उनको दूसरे तरीके से सोचना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारे शरीर को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं और उससे लड़ने के लिए हमें काफ़ी हद तक हमें क्षमता को बढ़ावा देना पड़ता है और इंसान को समझना पड़ता है कि ये सब चीज़ें इंसानी
ग्रोथ और उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अब हम पढ़ेंगे खतरों का वर्गीकरण। एमडेट द्वारा प्रयुक्त वर्गीकरण खतरों में से इस प्रकार अलग अलग प्राकृतिक और मानव जनित को मानता है। यानी दो तरीके से हमने इसको वर्गीकृत किया है, जिसमें प्राकृतिक खतरे होते हैं और मानव जनित होते हैं। जोखिम कुछ बुरा घटित होने की संभावना है। जोखिम में किसी एक चीज़ के संबंध में किसी गतिविधि के प्रभाव निहितार्थ के बारे में अनिश्चितता शामिल होती है, जिसे मनुष्य महत्व देता है, जैसे कि स्वास्थ्य, कल्याण, धन, संपत्ति या पर्यावरण। जोखिम और अनिश्चितता क्या है? जोखिम किस समय आएगा, कितने समय तक रहेगा और कब हम इससे निपट सकेंगे, इसके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं होता। ये हमारी स्वास्थ्य, हमारे कल्याण, हमारी संपत्ति, हमारे धर्म और हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। जोखिम हर संबंधित उस संभावना को क्षतिग्रस्त करता है जिससे इंसान को खुशी मिलती है। जोखिम हमेशा इंसान के दुख का कारण रहता है। इंसान को इसे लड़ने के लिए काफ़ी हद तक पैसे, धन, संपत्ति एवं सहायता की ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे जोखिम के घटक। जोखिम के घटक हैं आपदा जोखिम, भेद्यता, खुलासा और खतरा। आपदा उत्पन्न करने वाले कारक: जलवायु परिवर्तन, शहरी दबाव, आपदा तैयारियों का अभाव, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या सुनामी जैसे प्राकृतिक खतरे जीवन और आर्थिक नुकसान पर असर डाल रहे हैं। प्राकृतिक खतरों के कारण होने वाली आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। आपदा उत्पन्न करने वाले कारक क्या हैं? कारक का मतलब होता है हमारे इन चीज़ों के कारण क्या हैं। कारण बेसिकली जलवायु परिवर्तन है, जिससे हमारा पूरा समाज बदल रहा है, उस पर दबाव पड़ रहा है, हमारी ज़िंदगी, हमारी जीवन शैली सब कुछ बदल रहे हैं। हम काफ़ी चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, जैसे प्रदूषण है, हवा वायु प्रदूषण हमारे शरीर को ख़राब कर रहा है, हमारी सांस लेने की क्षमता को पे दबाव डाल रहा है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी हमारी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहे हैं। इनसे लड़ने के लिए हमें रोज़ तैयार रहना पड़ता है। बारिशों से नुकसान, भूकंप से नुकसान में हमारा काफ़ी जन, माल और पैसों का नुकसान होता है, जिससे हमें लड़ने के लिए काफ़ी कुछ हद तक इन्वेस्ट करना पड़ता है। यूनेस्को जोखिम जागरूकता पैदा कर रहा है। यूनेस्को हर स्तर पर कार्य कर रहा है। जोखिम जागरूकता, रोकथाम और तैयारियों की वकालत करना और बेहतर निर्माण करना, ये सीखने को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण में मदद करता है। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर स्तर पर कार्य कर रहा है। इसमें जो पैसा है हर देश कंट्रीब्यूट करता है और उनकी सहायताओं से जो भी धन आता है उसको एकत्रित करके हम जोखिम से लड़ने के लिए काफ़ी हद तक योजनाएं बनाते हैं। हम जोखिम प्रभावित शहरों में उस पैसे को दान के रूप में प्रभावित करने के लिए सहायता देते हैं और काफ़ी हद तक हम हमारे फंड्स को यूज़ करते हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी सरल हो सके। जोखिम को समझने के लिए, उसके प्रति संवेदनशील होने के लिए और उसके प्रति चेतावनी देने के लिए यूनेस्को हर स्तर पर लड़ता है और तैयारी करता है। ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और उसके नए आयाम का निर्माण करने में काफ़ी हद तक हमारी सहायता कर रहा है। यूनेस्को और मानव समाज। यूनेस्को इसके माध्यम से लचीलापन बनाना चाहता है। क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करना और नेटवर्किंग, प्रभारिंग, चेतावनी और नीति सलाहकारों, सरकारों, नागरिक समाज, अनुसंधान संस्थाओं के साथ काम करना है। यूनेस्को विभिन्न सरकारों के साथ काम करता है, हर देश की संरचना को समझता है, इससे होने वाले जोखिम और खतरों को समझता है, उस क्षमता और उस एबिलिटी का निर्माण करता है जिससे इंसान उस खतरों से लड़ने के लिए पहले ही तैयारी कर सके। हम काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को रोकने में
तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारी जो वैज्ञानिक प्रगति है वो काफ़ी आगे हैं। हम सैटेलाइट सिग्नलों के थ्रू समझ सकते हैं कि कौन सी आपदा आने वाली है, और जब आपदा बहुत भयंकर स्केल पर आती है तो शहरों को खाली भी कराया जाता है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया जाता है। और कई बार जब बाढ़ आने की संभावना या तेज़ बारिश आने की संभावना होती है तो सरकारें रेड अलर्ट जारी करती हैं और लोगों को चेतावनी देती हैं कि वो अननेसेसरी सड़कों पर ना घूमें, और कारों को और हर जगह अपने जो उनके घूमने के जो कार्यक्रम हैं उनको चेंज करें या उनको बदल सकें। तो काफ़ी हद तक अगर आपको चेतावनी मिल जाती है तो लोग अपनी जान को बचा सकते हैं। वो अननेसेसरी ट्रेन्स में नहीं जाएं, फ़्लाइट्स कैंसिल की जाती हैं, ट्रेनें रोक दी जाती हैं। काफ़ी हद तक हम इन संकेतों को समझते हैं और उनकी चेतावनी से लोगों को रोकते भी हैं, लेकिन कुछ क्षति इनसे बड़ी होती हैं। उनसे लड़ने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर काम करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ यूनेस्को का सहयोग। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और अन्य वैज्ञानिक संस्थाएं यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और मार्गदर्शन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन के कई पहलुओं में अंतर्राष्ट्रीय अंतर अनुशासनिक सहयोग के लिए उत्प्रेरक कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को के साथ एवं अलग देशों के साथ एवं वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। हर वैज्ञानिक संस्था एक रिपोर्ट जारी करती है, चाहे वो सैटेलाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो वायु से रिलेटेड या वातावरण आपदा से रिलेटेड संस्था हो। इन रिपोर्टों को मिलाकर एक चेतावनी तैयार की जाती है, लोगों को इससे बचने के उपाय बताए जाते हैं। जैसे जब कोविड और पैंडेमिक हुआ था तो काफ़ी हद तक संयुक्त राष्ट्र आपको रिपोर्ट्स दे रहा था और आपको चेतावनी भी दे रहा था कि आपको कैसे रहना चाहिए, आपको मास्क पहनना चाहिए, आपको वैक्सीन लेनी है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, और कैसे अगर आप उस चीज़ से प्रभावित हुए हैं तो किस तरीके की आपको दवाइयाँ या किस तरीके के डॉक्टर्स के पास जाना है। इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स और चेतावनी निरंतर जारी की जाती है। इससे इंसान को समझ आता है कि उसको अपनी देखभाल कैसे करनी है और इनसे लड़ने के लिए उसको कैसे तैयार रहना है। जोखिम में कमी। यूनेस्को सदस्य देशों को निम्नलिखित पर समर्थन देता है। लचीलेपन के लिए विज्ञान, औद्योगिक और नवाचारक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का निर्मित करना, वातावरण, शिक्षा और स्कूल सुरक्षा, संस्कृति एवं स्थलों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र आधारित आपदा जोखिम क्रम का न्यूनीकरण, आपदा के बाद की प्रक्रिया जोखिम प्रशासन और सामाजिक लचीलेपन को बढ़ावा देना। ये सारे कार्य हैं जो यूनेस्को के सदस्य करते हैं। ये पूरे औद्योगिक जो समर्थन जो दिया जाता है, जिस तरीके से औद्योगिक इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ चलती हैं, उनको एक चेतावनी दी जाती है कि वो किस तरह से कम प्रदूषण करें, या कुछ नॉर्म्स बनाए जाते हैं जिससे इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ उस एक स्केल और एक पैरामीटर पे चलती हैं। वातावरण की शिक्षा स्कूलों में दी जाती हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए काफ़ी हद तक हम हमारी चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं। हमारी जितनी भी हमारे ग्रंथ हैं और जितने भी हमारे पुराने पुरातत्व है, उन्हें काफ़ी हद तक हम लोग संभाल के रखते हैं। और आपदा से लड़ने के लिए हम इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और जितने भी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, उनकी सहायता से हम बहुत कुछ इससे लड़ने के लिए हम लोग सक्षम होते हैं। चलिए अब हम इसका सारांश पढ़ते हैं। प्रभावी प्रतिक्रिया के माध्यम से खतरों और आपदाओं का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हस्तक्षेप इस काम को आसान बना सकता है। इससे जोखिम को समझने और उनके जीवन को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। संसाधनों का सतत उपयोग लोगों के लिए गुणवत्तापूर्वक जीवन जीने का एक पारिस्थितिक
तंत्र बनाने में मदद कर सकता है। हमने जोखिम के बारे में पढ़ा है, हमने विपदा, खतरे और क्षति के बारे में पढ़ा है। ये इंसानी समाज को बहुत डीप लेवल पे प्रभावित करते हैं। हमारा समाज, हमारी वैज्ञानिक संस्थाएं, हमारी सरकारें, यूनेस्को और यूनाइटेड नेशंस सब मिलकर इस तंत्र से संभलने के लिए और इससे प्रभावित होने में हमारी मदद करते हैं। इंसान को समझना चाहिए, उसको संवेदनशील होना चाहिए कि अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे और हम संयुक्त रूप से काम करेंगे तो हम काफ़ी हद तक इन जोखिमों से लड़ने के लिए तैयार हो पाएंगे। हम इनको कम कर सकते हैं हमारी जीवन शैली बदलकर, हम इनसे लड़ सकते हैं इनके बारे में समझकर, हम इनसे बच सकते हैं खुद सही चीज़ों का प्रयोग करके। हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो हमारी धरती और हमारी हवा और हमारे पानी पर दबाव डाले। हम ऐसे प्लास्टिक्स और हमें ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे हमारा पानी खतरे में आ जाए, जिससे हमारी धरती खतरे में आ जाए। हमें हमारी हवा को शुद्ध रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी जीवन शैली खतरे से परे हो। हमारी वायु, हमारी ज़िंदगी एक शुद्ध रूप से हम लोगों को जीने के लिए प्रेरित कर सकती है अगर हम सही चीज़ों को सही तरीके से प्रयोग करें। धन्यवाद।